My name is Suhani Acharya, and I am a third year student at Acropolis Institute of Technology and Research. Today, we will be talking about CSS, CSS2, and the features of CSS2. So, what is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheets, and it is used to add styling to the boring plain HTML. तो CSS बेसिकली हमारे HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है. जो हम वेब पेज का लेआउट बनाते हैं थ्रू HTML और XHTML, CSS के थ्रू हम उसको स्टाइल कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, एनिमेशंस, font style, font shadow, element shadow, etc. And what is CSS2? CSS2 is the enhanced version of CSS1. CSS2 में काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं एंड CSS2 में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो CSS1 में थी उनको सॉल्व किया गया है. तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि हम CSS के थ्रू HTML के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो एक्चुअली में CSS वर्क कैसे करता है? तो एक कंप्लीट मैकेनिज्म है जिसे फॉलो किया जाता है, जिसका फर्स्ट स्टेप है कि वेब ब्राउज़र में जो HTML है उसको DOM ट्री में कन्वर्ट किया जाता है. DOM मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड DOM ट्री जो होता है उसमें HTML के सारे एलिमेंट सिक्वेंशियली अरेंज्ड रहते हैं, तो उन्हें एक्सेस किया जा सकता है. तो DOM इज़ बेसिकली HTML टैग्स का लेआउट, एंड DOM ट्री जो होता है वो हमें अनेबल करता है कि हम स्पेसिफिक सिलेक्टर्स का यूज़ करके चेंजेस ट्रिगर करें. फिर CSS को लोड किया जाता है और DOM ट्री में पार्स किया जाता है, एंड यहाँ पे CSS इंटरैक्ट करता है DOM से. तो एक्चुअली CSS HTML से इंटरैक्ट नहीं करता है, HTML के DOM ट्री से इंटरैक्ट करता है. फिर फाइनली रेंडर होता है एंड उसके बाद कंप्लीट वेब पेज अपीयर हो जाता है. अब CSS और CSS2 में मेजर डिफरेंसेस क्या है? CSS पहली बार एग्जिस्टेंस में 1994 में आई थी, एंड ऑल दीज ईयर्स वो इवॉल्व हुई है, और W3C ने उसको 3 स्टैंडर्ड्स में डिवाइड कर रखा है: CSS1, CSS2 एंड CSS3. CSS1 एकदम ओल्डेस्ट वर्जन है एंड CSS3 लेटेस्ट वर्जन है जो आजकल यूज़ किया जाता है. CSS1 जो है वो 1996 में अडेप्ट हुआ था, एंड वो बहुत वेब ब्राउजर्स के थ्रू बहुत कम अडेप्टिव था और बहुत डिफ़िकल्ट था. CSS1 का ज़्यादा यूज़र इंट्यूटिव वर्जन है. CSS1 में काफ़ी सारी फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो 1996 के समय जो स्टाइल्स यूज़ होते थे, जो डिज़ाइंस यूज़ होते थे, उनसे इन्फ्लुएंस थी. CSS2 ज़्यादा मॉडर्नाइज लेआउट्स को लेकर आया था. CSS1 में बहुत ज़्यादा मेजर डिफ़िकल्टी थी अडेप्टेशन और कंसिस्टेंसी को लेकर अलग अलग वेब ब्राउज़र्स में, एंड वो जो प्रॉब्लम थी वो CSS2 से काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई थी, लेकिन CSS2 में फिर भी ब्राउज़र एक्सटेंशन इश्यूज थे. CSS1 के जो स्टाइल ऑप्शंस थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे और पुराने डिज़ाइन से इन्फ्लुएंस्ड थे. CSS2 में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंडेड प्रॉपर्टीज़ आई और एड ऑन्स इंक्रीज हुए, लेकिन ये प्रॉब्लम भी CSS3 से ही सॉल्व हुई, जो एनिमेशन सपोर्ट करता है. एंड जो स्टाइल करने के लिए जो ऑप्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है. CSS1 और CSS2 दोनों में ही एक्सटर्नल फॉन्ट स्टाइल्स को सपोर्ट नहीं किया जाता था, एंड दोनों में ही बहुत ज़्यादा सिंपल सेलेक्टर्स थे. CSS2 में काफ़ी सारे नए फीचर्स आए, जैसे कि ऑरल स्टाइल शीट्स एंड मल्टी कॉलम लेआउट. ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे. तो CSS2 में काफ़ी सारे फीचर्स है, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट फीचर जो है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला फीचर है पोजिशनिंग. पोजिशनिंग एक्चुअली में सेट करता है कि कोई सा एलिमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट में कहाँ पोजीशन होगा. इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ रहती है: टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, और ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो पोजिशनड एलिमेंट के फाइनल लोकेशन को
डिटरमाइन करती है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने हमारा HTML डॉक्यूमेंट बनाया है, एक बहुत सिंपल सा। यहाँ पे हमने एक navbar डाला है एंड तीन डिविजन्स डाले हैं विद सम टेक्स्ट इनसाइड, एंड इनके CSS में हमने थोड़ा सा CSS डाला ताकि तीनों डिविजन्स और navbar अलग अलग दिखे। अभी हमने कुछ भी डिफाइन नहीं करा, और इसको अगर अपन हमारे ओपन सर्वर में खोल के देखेंगे, क्रोम में खोल के देखेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा वही navbar है, ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है एंड ये थर्ड है। अब हमारा फर्स्ट जो फीचर था वो था पोजीशन। तो पोजीशन का सिंटेक्स ऐसा है कि मान लीजिए हमें फर्स्ट वाले हम सेकंड वाले पे करते हैं। अगर हम पोजीशन स्टैटिक लिखते हैं, पोजीशन स्टैटिक, एंड फिर इसको वापस से हम रन करते हैं। इसको रन करके हम देखेंगे कि कुछ डिफरेंस आया नहीं है। ये इसीलिए क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट रहता है, वो हमारे डॉक्यूमेंट का जो फ्लो रहता है, स्टैटिक मतलब यही होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट का फ्लो है उस तरह से हमें सब कुछ अपीयर हो। तो हमारे डॉक्यूमेंट का फ्लो बाय हम कुछ भी एलिमेंट डालते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन रहता है वो स्टैटिक ही रहता है। इसको स्क्रॉल करने पे भी जो टेक्स्ट है वो ऊपर ख़त्म हुआ तो ऊपर गया, वो साथ में नीचे नहीं आया, नैवबार ऊपर चला गया, क्योंकि सब कुछ अभी स्टैटिक है। जब हम पोजीशन स्टैटिक हम जो पोजीशन स्टैटिक डालते हैं तो जो एलिमेंट रहता है उस पर टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, जी इंडेक्स, इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हम नेक्स्ट जो रहता है, हम सेकंड वाले की पोजीशन जो है वो रिलेटिव डाल देते हैं। रिलेटिव डालने से क्या होता है, ये जो एलिमेंट होता है वो जो डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फ्लो है उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। जैसे कि जो ऑफसेट है वो उसके इटसेल्फ रिलेटिव होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टॉप और बॉटम स्पेसिफाई कर देती हूँ, जैसे टॉप मैंने स्पेसिफाई कर दिया 50 px एंड मैंने लेफ्ट स्पेसिफाई कर दिया 40 px, तो उसकी जो स्टैटिकली जो पोजीशन थी वो उससे इतने डायमेंशंस ऑफसेट हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं वापस। ये देखो, तो हमारी ये पोजीशन थी, तो वो 50 px इधर आ गया एंड 40 px इधर आ गया। अब हम यही यूज करते हैं एंड हम रिलेटिव की जगह यहाँ पे एब्सोल्यूट डाल देते हैं। तो ये देखिए, एब्सोल्यूट यूज करके क्या होता है कि हमने जो 50 px और 40 px डाला है तो वो 50 px हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट से नीचे होगा एंड लेफ्ट भी वो 40 px पूरे डॉक्यूमेंट से होगा। अब ये बाय डिफॉल्ट ऊपर आ गया, अगर अपन इसका जी इंडेक्स 0 कर देंगे तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। जैसे कि सबसे पीछे चला जाएगा, इसका जी इंडेक्स जैसे 3 कर दिया तो ये आगे आ जाएगा। अब हमने जब एब्सोल्यूट यूज किया तो वो विंडो जो हमारी पूरी HTML डॉक्यूमेंट है उसके रिस्पेक्ट में क्यों ऐसा हुआ, उसके रिस्पेक्ट में क्यों पोजीशन हुआ, वो इसलिए क्योंकि एब्सोल्यूट जब हम यूज करते हैं किसी एलिमेंट पे तो वो फ्लो से रिमूव हो जाता है और उसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव हो जाती है फर्स्ट नॉन स्टैटिक एंसेस्टर से। लेकिन एज हमने अभी किसी और एलिमेंट को डिफरेंट का जो पोजीशन है वो डिफरेंशिएट नहीं करा है, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू हमारा जो पूरा HTML डॉक्यूमेंट है उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन हो गया। अब जैसे कि हम अगर फिक्स्ड यूज करते हैं तो भी सेम चीज होगी, क्योंकि फिक्स्ड जो है वो वो बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट के, बट वो जैसे एब्सोल्यूट जो रहता है वो जो एब्सोल्यूट जो रहता है वो हमारे जो प्रॉपर्टी एलिमेंट है उसको विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट नॉन स्टैटिक एंसेस्टर पोजीशन करता है। लेकिन
जो पोजीशन अगर हमने फिक्स्ड कर दी तो फिक्स जो होता है वो डॉक्यूमेंट के, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारा पूरा HTML डॉक्यूमेंट, उसके रिस्पेक्ट में ही करता है, इसलिए हमने एब्सोल्यूट चला तो कोई डिफरेंस नहीं दिखा, एंड हमने ये फिक्स चला तो भी कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि फिक्स प्रॉपर्टी पूरे HTML डॉक्यूमेंट के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन करती है, एंड जो हमारा एब्सोल्यूट होता है वो फर्स्ट नॉन स्टैटिक इंसिस्टर के बेसिस पे। लेकिन एज यहाँ पे कोई जितने भी पहले के एलिमेंट्स है वो स्टैटिक है, तो वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट को के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन हो गया। अब हम nav बार पे स्टिकी यूज करेंगे, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, एंड हमारा जो nav बार है वहां पे लिख देंगे पोजीशन टॉप 0। इससे क्या होगा कि हम जब स्क्रॉल करेंगे, जैसे कि हमने ये रन किया, हमने ये स्क्रॉल किया, तो देखिए ये स्क्रॉल करते समय भी जो हमारा nav बार है वो ऊपर स्टिक हो चुका है। ये हम काफ़ी वेबसाइट्स में हमें देखने को मिलता है, तो इससे ये होता है। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मीडिया टाइप। CSS2 में हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट रहेगा जो हमने डेवलप किया है वो अलग अलग मीडिया टाइप्स में कैसा दिखेगा, जैसे वो स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, फोन्स में कैसा दिखेगा, टैबलेट्स में कैसा दिखेगा, प्रिंट अगर उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रिंट किया जाता है तो कैसा दिखेगा। तो CSS2 हमारी वेबसाइट के रिस्पॉन्सिवनेस को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। हमारा नेक्स्ट फीचर है ओरल स्टाइल शीट्स। CSS2 जो है वो डिज़ाइनर्स को एक एबिलिटी देता है कि हमारे वेब कंटेंट को वो ब्रेल या थ्रू स्पीच कैसे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड या फिर डेफ पर्सन हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना चाहता है, हमारी वेबसाइट में देखना चाहता है कि क्या क्या है, तो इसके लिए ओरल स्टाइल शीट्स का यूज़ किया जाता है। ये वर्क कैसे करता है कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड इंसान है जो लेकिन सुन सकता है, तो हमारे जो वेबसाइट का कंटेंट है वो एक वॉइस रेंडर होगी, उसमें उस वो वॉइस जो रहेगी कंप्यूटराइज्ड वॉइस रहेगी, एंड वो हमारी वेबसाइट के कंटेंट्स को पढ़ सकती है, जिस वजह से वो विजुअली इम्पेयर्ड इंसान हमारी वेबसाइट के कंटेंट्स को समझ सकता है। नेक्स्ट फीचर है पेज मीडिया। जैसे कि हमने पहले देखा था मीडिया टाइप्स में, पेज मीडिया सिमिलर ही है। पेज मीडिया में हमें जो डेवलपर्स होते हैं उनको ये पता पड़ जाएगा कि हम अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा जो वेबसाइट है वो कैसा दिखेगा प्रिंटेड मीडिया में, पेज मीडिया में, पेज के ऊपर। तो वहाँ हम हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे ब्रेक्स का यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से नया पेज चालू हो जाना चाहिए, मार्जिन्स का यूज़ कर सकते हैं, लेआउट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये भी काफ़ी इंट्यूटिवली चीज़ों को प्रोवाइड करता है एंड बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारा CSS2 में CSS1 के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट और फॉन्ट के लिए, विजुअली अच्छा दिखाने के लिए, लुक एंड फील को एनहांस करने के लिए। तो अब हम इनमें से कुछ फॉन्ट एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है वो है अलग अलग टाइप की फॉन्ट प्रॉपर्टीज़। तो फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हमारा फॉन्ट स्टाइल आता है, एंड फॉन्ट जैसे इटैलिक्स बोल्ड करने हो ऐसा कुछ आता है, फॉन्ट स्ट्रेच आता है, फॉन्ट वेट आता है, लाइन वेट आता है, फॉन्ट साइज आता है, फॉन्ट फैमिली आता है। तो ये सब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे फर्स्ट डिविजन पे जिसमें टेक्स्ट है। तो हमारा ये फर्स्ट डिविजन है, एंड इस पे जैसे हम डालेंगे फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए जिसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं, हम ये ले लेते हैं। तो अब इससे क्या हुआ कि
हमारी फॉन्ट फैमिली जो रहेगी वो सबसे हमारी प्रायोरिटी ये फॉन्ट रहेगा, ये फॉन्ट नेम्स है, ये तीनों फॉन्ट नेम्स हैं। फिर किसी वजह से अगर ये नहीं रेंडर हो पाया तो फिर ये रेंडर होगा, अगर फिर किसी वजह से ये रेंडर नहीं हो पाया तो ये रेंडर होगा। ये फॉन्ट फैमिली है। अब हमारा नेक्स्ट था, जैसे कि हम देख सकते हैं फॉन्ट साइज देख सकते हैं, तो वो हम सेकेंड डिव पे डाल देते हैं। तो फॉन्ट साइज एंड हम ये कैसे भी डाल सकते हैं, तो हम स्मॉल डाल देते हैं। स्मॉल डाल सकते हैं आप उसमें पिक्सेल्स में डाल सकते हैं, मतलब किसी यूनिट में डाल सकते हैं, ईएम्स में डाल सकते हैं। हम यहाँ पे स्मॉल यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है जैसे फॉन्ट स्ट्रेच। तो फॉन्ट स्ट्रेच से क्या होता है, हमें हमारा जो टेक्स्ट है अभी हमें कैसा दिख रहा है, कंट्रोल एस। तो ये हमारा हमने जो वहाँ पे डाला था फॉन्ट, ये है वो, ये सेकंड स्मॉल हो गया है एंड थर्ड वाला अभी जैसे नॉर्मल दिख रहा है। अब हम जैसे कि यहाँ पे डालेंगे फॉन्ट स्ट्रेच एंड इसको एक्स्ट्रा एक्सपैंडेड डाल देते हैं, कंट्रोल एस। ये देखिए अब यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो फॉन्ट है वो एक्सपैंड होने के लिए उसको डिफ में जगह नहीं मिल रही है। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडेंस्ड डाल देते हैं। तो ये कंडेंस हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट फीचर देखते हैं। तो हम अब देखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, तो हम ये सब कमेंट कर देते हैं। और सब कुछ वापस नॉर्मल दिखेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ फर्स्ट वाले पे ही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सब कुछ लोअर केस में या सब कुछ अपर केस में डाल देंगे, ताकि ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज दिखे हम लोगों को। फिर सेकंड वाले में हम टेक्स्ट डेकोरेशन डालेंगे एंड टेक्स्ट डेकोरेशन में लाइन थ्रू डाल देंगे। ये हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट के लिए। फिर जो हमारा जो थर्ड वाला है उसमें हम डाल सकते हैं टेक्स्ट स्टाइल। सॉरी, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है, ये फॉन्ट स्टाइल एंड ऑब्लिक। अब इसको हम जब सेव करेंगे और देखेंगे तो ये देखो सब कुछ अपर केस में आ गया, सब कुछ में लाइन थ्रू है एंड सब कुछ ऑब्लिक है। अब हम हमारा नेक्स्ट फीचर देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है जनरेटेड कंटेंट। जनरेटेड कंटेंट एक CSS मॉड्यूल है जो डिफाइन करती है कि एलिमेंट के कंटेंट को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है एंड जो कंटेंट है उसको CSS के साथ डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड किया जा सकता है। जनरेटेड कंटेंट को हम कंटेंट रिप्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। इस केस में जो कंटेंट है डॉम नोड का वो CSS के इमेज टैग से रिप्लेस हो जाता है। जैसे जो CSS का ये फीचर है वो एक लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड्स को जनरेट करने के लिए अनेबल करता है। कस्टम लिस्ट बना सकता है, कस्टम लिस्ट के लिए जो हम इमेजेस यूज कर सकते हैं वो बना सकता है। जैसे जनरली हम जब लिस्ट यूज करते हैं तो बुलेट्स आते हैं, एरोज आते हैं, नंबर्स, रोमन नंबर्स आते हैं, उसकी जगह इमेजेस यूज हो सकता है। और ये विजुअली कंटेंट ऐड कर सकता है, कंटेंट जनरेट करके एक स्यूडो एलिमेंट को यूज करके एक स्यूडो एलिमेंट को सिलेक्ट करके
एंड उसको किसी एनोनिमस एलिमेंट से रिप्लेस करके। ये CSS3 का ये ज़्यादा अच्छे से CSS3 का फीचर है, लेकिन ये CSS2 में भी कुछ हद तक यूज़ हो सकता है। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट सपोर्ट। तो हमारी वेबसाइट्स को और ज़्यादा यूज़र इंट्यूटिव बनाने के लिए और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये प्रॉपर्टी क्या करती है कि जो लैंग्वेज है जो राइट से लेफ्ट पढ़ी जाती है, जैसे कि अरबिक, हिब्रू, उर्दू, उनको डिज़ाइन मतलब उनके ऊपर डिज़ाइनर्स का कंट्रोल रहता है। जैसे कि हमने इंग्लिश में वेबसाइट बनाई, फिर उसको किसी ने ट्रांसलेट करा लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज में, तो वो कैसी फिर दिखनी चाहिए, हमारा लेआउट फिर कैसा होना चाहिए, ये सब हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट कंट्रोल, नेक्स्ट फीचर। तो CSS2 में CSS1 के कंपैरिजन में बहुत सारी नई प्रॉपर्टीज आई थी टेक्स्ट कंट्रोल के लिए। तो टेक्स्ट कंट्रोल बेसिक का मतलब बेसिकली ये है कि हमने जो भी लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा अपर केस में, पूरा का पूरा लोअर केस में, फिर ये हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से होता है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, जैसे कि हम किसी भी लिंक को अगर कहीं से कॉपी करके हमारे वेब पेज में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का दिखता है एंड उसमें एक अंडरलाइन रहती है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके हम उसको जो बाकी का टेक्स्ट है उसके जैसा दिखा सकते हैं ताकि वो अलग ना दिखे। फिर हम टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट अलाइन को जस्टिफाई कर सकते हैं। इन सब प्रॉपर्टीज को मिला के हम लोग टेक्स्ट कंट्रोल फीचर कहते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं भी आपको करके बताती हूँ। अब हमारा दूसरा फीचर है टेक्स्ट कंट्रोल। तो टेक्स्ट कंट्रोल में क्या होता है, टेक्स्ट कंट्रोल जो रहता है वो हमारे टेक्स्ट को ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए होता है। तो टेक्स्ट कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट कंट्रोल था, यहाँ हमने सेकेंड में टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ किया हुआ है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन में हम ऐसी भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लाइन थ्रू डाला है, हम यहाँ लाइन थ्रू की जगह अंडरलाइन डाल सकते हैं, अंडरलाइन। एंड अंडरलाइन को फिर हम कलर दे सकते हैं, जैसे ये शॉर्ट हैंड है तो यहाँ पे हमने उसको कलर दे दिया ग्रीन, एंड उसके बाद हमने उसको स्टाइल दे दिया वेवी, एंड प्रॉपर्टी हो गई हमारी अंडरलाइन। अब हम इसको जैसे इसको सेव करते हैं एंड इसको देखते हैं। तो ये देखो ग्रीन अंडरलाइन यहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट है वहाँ पे आ गई। हमारी जो बाकी की टेक्स्ट कंट्रोल के लिए प्रॉपर्टीज थी वो हमने काफ़ी सारी इम्प्रूव्ड फॉन्ट एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज वाले पॉइंट में देख लिए। तो हम अब नेक्स्ट फीचर की तरफ जाते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीपल बैकग्राउंड्स। तो CSS के थ्रू हम मल्टीपल बैकग्राउंड्स को हमारे एलिमेंट में मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस को हमारे एलिमेंट में अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। एंड इसकी वजह से हमारे जो बैकग्राउंड डिज़ाइन है उसमें कॉम्प्लेक्स क्रिएशंस हो सकता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस। एंड ये जो फीचर है ये हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बैकग्राउंड एज एन इमेज देने के लिए है। एंड इससे क्या होगा, हमारा जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बैकग्राउंड इमेज एंड फिर URL, एंड फिर उसमें हमने ये रैंडम गूगल से इमेज उठाई, उसका URL डाल दिया है। सेम हमने यहाँ पे भी किया है। एंड इसको सेव करेंगे तो इसके बैकग्राउंड में ये इमेजेस आ जाएंगे। अब एज ए इमेजेस के हमने विड्थ और हाइट कुछ सेट नहीं करा है, उनका रिपीटेशन सेट नहीं करा है, तो वो वाई डायरेक्शन में रिपीट हो रही है क्योंकि वाई डायरेक्शन में ज़्यादा जगह, अगर हमारा एक्स डायरेक्शन में डिविजन होता तो वहाँ उस डायरेक्शन में रिपीट हो रही होती। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट जो रहता है वो बेसिकली वर्टिकल अलाइनमेंट ही
कंट्रोल करने के लिए यूज होता है एज द नेम सजेस्ट। वर्टिकल अलाइन एक प्रॉपर्टी होती है जिस जो इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो कंटेन एलिमेंट्स रहते हैं उनका वर्टिकल अलाइनमेंट देख सकती है, जैसे कि वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप, वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट बॉटम, वर्टिकल अलाइन मिडल, वर्टिकल अलाइन टॉप, वर्टिकल अलाइन बॉटम। ये सब हम यूज करते हैं। जनरली ये कैसे यूज किया जाता है, किसी डिवीजन के अंदर जैसे टेक्स्ट है एंड फोटो है, तो वो फोटो टेक्स्ट के बॉटम पे से स्टार्ट होना चाहिए, या वो फोटो का जो वो इमेज का जो बॉटम है वो टेक्स्ट के बॉटम से अलाइन होना चाहिए, तो टेक्स्ट के टॉप से अलाइन होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ये वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी जो होती है वो डिटरमाइन करती है। एंड अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है वर्टिकल अलाइन। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो HTML है इसमें एक यहाँ पे इमेज डाल देंगे। ऑल्ट देख लेते हैं, ऑल्ट में हम कुछ भी डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे हम गूगल से कोई रैंडम फोटो उठा के ले आते हैं, जैसे कि तो हमने यहाँ पर एक रैंडम इमेज की URL डाल दी है। ऑल्ट इमेज लाइक इसका मतलब ये होता है कि अगर इमेज नहीं कभी रेंडर हुई तो उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए। अब हमने उसकी विड्थ और हाइट 1010 px डाल दी। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमको एक यहाँ छोटू सी इमेज दिख रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो IMG टैग है उस पे वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप डाल देंगे। फिर इसको हम सेव करेंगे एंड रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इमेज है वो टेक्स्ट के टॉप पे रेंडर हुई है। अगर हम इसको टेक्स्ट बॉटम कर दें तो ये टेक्स्ट के बॉटम पे रेंडर हुई है। तो वर्टिकल अलाइन का यही काम है। अब हम हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी जो होती है एज द नेम सजेस्ट वो हमारे टेक्स्ट को शैडो प्रोवाइड करती है। इससे हमारा जो टाइपोग्राफी है वो एनहांस होता है और हमारा डिज़ाइन जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसका सिंटेक्स है टेक्स्ट शैडो हाइफन 1px 2px 1px 1px 2px एंड पिंक। ये हमारा टेक्स्ट शैडो के लिए शॉर्ट हैंड है, जिसमें जो फर्स्ट 1px है वो डिटरमाइन करता है हमारा ऑफसेट x डायरेक्शन में। जो सेकेंड वैल्यू है वो डिटरमाइन करती है हमारी ऑफसेट y डायरेक्शन में। जो 2px है वो हमारा ब्लर रेडियस का वैल्यू है एंड आखिर में कलर है। तो ऑफसेट x एंड ऑफसेट y का मतलब ये होता है कि x डायरेक्शन या y डायरेक्शन में जो शैडो है वो टेक्स्ट से कितना दूर रहेगा। ये जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है आउटलाइंस। आउटलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर्स दे सकते हैं। अब हम ये बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर प्रॉपर्टी से जो हमारा कंटेंट लेआउट है वो अफेक्ट होता है। आउटलाइन से हमारा कंटेंट लेआउट अफेक्ट नहीं होता है एंड हमें बॉर्डर भी प्रोवाइड हो जाती है। तो यहाँ जो सिंटेक्स दिया हुआ है
वो आउटलाइन एंड डैश्ड रेड, ये शॉर्ट हैंड है। जनरली हम लोग ऐसे यूज करते हैं आउटलाइन विथ, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, ये उसका शॉर्ट हैंड है। आउटलाइन डैश्ड, दैट इज स्टाइल, ये रिक्वायर्ड होता है, ये डालना ही होता है। एंड रेड, वो कलर की वैल्यू है, आउटलाइन कलर की वैल्यू है, ये नेसेसरी नहीं है, आप चाहते तो आप डाल सकते हैं। सेम विथ आउटलाइन, आउटलाइन विथ, तो अगर आप आउटलाइन 2px डैश रेड डालेंगे तो उसकी विड्थ 2px होगी, वो डैश्ड होगी एंड उसका कलर रेड होगा। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है आउटलाइन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसमें डाल दिया आउटलाइन एंड एक डबल एंड कलर पे हमने डाल दिया येलो ग्रीन, नहीं येलो ग्रीन, रेड, या कोई दूसरा कलर देखते हैं, ये जो भी कलर है। तो थिक हो गया हमारा वेट स्टाइल कलर। ये यहाँ पे हमारी जो बॉर्डर आउटलाइन है बिना लेआउट को बिगाड़े आ चुकी है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है पेज ब्रेक कंट्रोल। तो जैसे कि प्रॉपर्टीज है पेज ब्रेक बिफोर, पेज ब्रेक आफ्टर, पेज ब्रेक इनसाइड, इन सब प्रॉपर्टीज का यूज करके हम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पेज ब्रेक प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि पेज ब्रेक आफ्टर है तो वो एडजस्ट करता है कि पेज ब्रेक होगा एक करंट एलिमेंट के बाद में। पेज ब्रेक बिफोर है वो एडजस्ट करता है कि इस करंट एलिमेंट के पहले पेज ब्रेक हो जाना चाहिए। एंड पेज ब्रेक इनसाइड से डिटरमाइन होता है कि इस एलिमेंट के अंदर जहां हमने ये स्पेसिफाई किया है वहां पर पेज ब्रेक इनसाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है कलर कंट्रोल। यहाँ तक हमने जितनी भी फीचर्स पढ़े उन सब में हमने कलर्स को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया ही है। कलर कंट्रोल जो फीचर है उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे बॉर्डर कलर, आउटलाइन कलर, बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर, शैडो कलर। सो कलर कंट्रोल फीचर्स में जितना भी हम CSS2 को यूज करके जितने भी एलिमेंट्स का कलर मैनिपुलेट कर सकते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट फीचर हमारा है कर्सर कंट्रोल। कर्सर कंट्रोल का सिंटेक्स ये है कर्सर नॉट अलाउड। अब जैसे कि हम जब किसी वेबसाइट को यूज करते हैं तो काफी जगह हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे जाके हमारा कर्सर चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो एक रेड कलर का सर्कल आता है, जिस मतलब स्टॉप साइन जैसा एक कर्सर आ जाता है। अगर कुछ लोड हो रहा होता है तो जैसे हमारा ब्लू डिस्क होता है जो रोटेट हो रहा होता है वो आ जाता है। तो वो कर्सर कंट्रोल से वो कर्सर कंट्रोल से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि कर्सर नॉट अलाउड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो यूज होगा, अगर हम वो यूज करते हैं तो जिस भी एलिमेंट पर हम ये यूज करते हैं वहां पे जब भी माउस का कर्सर हवर होगा या क्लिक होगा, जैसे भी हमने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो वहां पे वो रेड स्टॉप का साइन आ जाएगा एंड जो यूजर है वो उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता है, ये वो यूजर को पता पड़ जाएगा। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बॉक्स मॉडल एनहांसमेंट। जैसे कि हमें पता है कि जब CSS में कोई भी एलिमेंट होता है उसका एक बॉक्स मॉडल होता है। बॉक्स मॉडल मतलब जो कंटेंट होता है या जो एलिमेंट होता है उसको हम एज अ बॉक्स रेफर करते हैं कि ये जो पैडिंग और मार्जिन बेसिकली इसके वो रहते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि बॉक्स, इमेजिन अ बॉक्स जिसमें हमारा कंटेंट लिखा हुआ है एंड हम उसकी कंटेंट एंड जो हमारा एलिमेंट का बॉर्डर है उसके बीच में पैडिंग होती है एंड फिर मार्जिन होती है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। हमारा नेक्स्ट फीचर है बॉक्स मॉडल। तो हमने यहाँ पे यूनिवर्सली मार्जिन पैडिंग 0 कर रखी है। अब हम इसको अच्छे से, इसकी जो विड्थ है वो मैं 200 कर देती हूँ।
तो ये ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बॉक्स मॉडल के लिए हम हमारा जो पूरा डिव है उसकी पैडिंग ऑटो कर देते हैं, या ऑटो की जगह 10px कर देते हैं। एंड मार्जिन, मार्जिन जैसे हम ये शॉर्ट हैंड है तो ऐसा कर सकते हैं कि मार्जिन हम लेफ्ट से इसको दे देते 2px, ये टॉप से था, टॉप से दे देते 2px, राइट से दे देते 5px, बॉटम से दे देते हैं वापस 2px, एंड लेफ्ट से दे देते हैं 5px। तो हम इन सब चीज़ों को सेव करेंगे और इधर देखेंगे तो यहाँ पर ये डिफरेंट हो गया। ऊपर से हमारी जो मार्जिन हमने दी थी 5px वो आ गई है, लेफ्ट राइट से 2-2px आ गई है। एंड हमने और क्या डिफरेंट अलग अलग किया था, पैडिंग हमने दी थी 10px, एंड ये मार्जिन दिखाना था। मार्जिन, तो ये सबको पैडिंग और मार्जिन मिल गई, मार्जिन मिल गई है, पैडिंग मिल गई है, और यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको भी अलग से मार्जिन मिल गई है। तो बॉक्स मॉडल का मतलब यही है कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एज अ बॉक्स होते हैं, कि ये हमारा पूरा एलिमेंट है, ये हमारा पूरा नैव बार है, ये एलिमेंट है। तो इसकी जो पैडिंग रहेगी, जैसे अगर मैं यहाँ पे चेंज करके देखूँ, Li के आपस में 5px से इसको 10 कर, जैसे पैडिंग को 10 कर देते हैं, तो यहाँ से हमारी 10px हो गई है। अब यहाँ से जैसे 5px ये है, तो हमारी मार्जिन को 50px कर देते हैं देखने के लिए बस, तो ये 50px मार्जिन हो गई है Li की। अगर हम nav बार में अगर डालते हैं मार्जिन 10px, तो ये 10px इसको मार्जिन मिल गई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। हमारा नेक्स्ट फीचर है टेबल लेआउट। तो टेबल लेआउट, इस फीचर में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आती है जो टेबल रिलेटेड होती है। इससे हमारे जो टेबल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, लुक एंड फील ज़्यादा अच्छी होती है। इससे हम टेबल के लेआउट्स मैनेज कर सकते हैं, जैसे कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, स्पेसिंग डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर्स डिफाइन करते हैं, बॉर्डर कैसी होगी, किस कलर की होगी, कितनी दूर होगी, एलिमेंट और टेबल की जो बॉर्डर्स है वो कोलैप्स होंगी कि नहीं होंगी, ये सब इसके अंदर आता है। हमारा नेक्स्ट फीचर है टेबल लेआउट। तो यहाँ पे हमने टेबल बना दिया है। ये टेबल अगर अपन अभी देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हम शैडो वगैरह हटा देते हैं, जो कि हमने हटा दी है। तो ये ऐसा दिख रहा है। अब हम इसकी CSS में डाल देते हैं टेबल एंड टेबल लेआउट को हम ऑटो रख देते हैं। इसकी जो विड्थ है 400px रख देते हैं, एंड इसकी जो बॉर्डर है वो हम रख सकते हैं 3px सॉलिड एंड पर्पल, आई गेस पर्पल, और बॉर्डर कोलैप्स कर देते हैं।
एंड फिर हम TD पे भी बॉर्डर लगा देते हैं। ये टेबल की बॉर्डर थी, हम TD पे बॉर्डर लगा देते हैं। CPX, इसी को Ctrl+C कर लेते, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S। ये देखो, तो हमारी बॉर्डर कोलैप्स हो गई है। अब हम इसमें एक और काम कर सकते हैं, जैसे हमारा जो टेबल लेआउट होता है, ये हम इन सब प्रॉपर्टी से हमारे टेबल लेआउट को कि टेबल कैसे दिखेगा ये डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें जैसे बैकग्राउंड डालना है, मान लीजिए मुझे ये नेम का बैकग्राउंड डालना है, या मुझे ये पूरे जितने भी TR है सबका बैकग्राउंड डालना है। तो मैंने जितनी भी TD है उन सबका बैकग्राउंड कलर एक्वा डाल दिया, सी Ctrl+S एक्वा। अब इसकी जगह हम बैकग्राउंड में इमेज डाल सकते हैं, जैसे इनके बैकग्राउंड में इमेज डाल दिया, इनके बैकग्राउंड में दूसरी इमेज डाल दी, तो हमारा टेबल लेआउट और कॉम्प्लेक्स होता जा सकता है। अब हम हमारे दूसरे फीचर्स नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है लिस्ट। जैसा कि हमने देखा है कि जब भी हम लिस्ट बनाते हैं HTML के थ्रू, तो अगर ऑर्डर्ड लिस्ट होती है तो उसके जो इनबिल्ट स्टाइल्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 रोमन में, स्मॉल रोमन में, या अनऑर्डर्ड लिस्ट में होते हैं डेस्क, बुलेट्स, एरोज, स्टार्स। लेकिन जो CSS2 हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम उसको बुलेट्स की जगह हम हमारी लिस्ट में कोई भी इमेज भी डाल सकते हैं। इसका सिंटेक्स ये होता है लिस्ट स्टाइल, फिर URL के अंदर हमारा जो इमेज का URL है वो, एंड या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि लिस्ट स्टाइल स्क्वायर। तो जो डिफ़ॉल्ट सर्क्यूलर बुलेट्स आते हैं उसकी जगह हम हमारा स्क्वायर आ जाएगा। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोड्स। कोड्स जो रहता है वो हमारा जो टेक्स्ट है उसके अंदर जो हमें एक कोटेशन चाहिए, तो हम इस कोड्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। बाय कोटेशन चाहिए मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे कि हम क्यू का यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड्स आते हैं वही कोड्स यूज़ आ जाता है। हमारे HTML में एक टैग होता है क्यू टैग, उसको यूज़ करते हैं किसी भी कंटेंट को लेके, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड्स होते हैं वही आ जाता है। लेकिन व्हाट इफ हमें वो कोड्स दूसरे कोड्स चाहिए, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम जो HTML में जहाँ अपन क्यू टैग्स लगाए हैं वहाँ तो ठीक है, बट CSS में फिर अपन कोड्स और फिर उसका ऐसे स्टाइल लिख सकते हैं जैसे हम मेंशन्ड है। तो हमने जहाँ जहाँ क्यू लगाया है वो वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कोड्स हैं उसकी जगह ये कोड्स लगा देगा जो हमने मेंशन किए हैं। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कोड्स। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं एक डिव है जिसमें टेक्स्ट है, तो हमने यहाँ एक क्यू टैग लगाया है एंड यहाँ एक क्यू टैग लगाया है, और यहाँ पर हमने डिव में कोड्स इनिशियल डाल दिया। अब इसको रन करेंगे तो इनिशियल में कोड्स आ गए। अब यहाँ पर अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि इनिशियल की जगह हम ये लिख देते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमें ये कोड चाहिए एंड एंड में जहाँ दूसरा क्यू है वहाँ पे भी यही कोड चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड में ये कोड आ गए। जैसा कि अगर मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मुझे जहाँ पे कोट है वहाँ पे एक स्लैश चाहिए और आखिर में 0 चाहिए, वो भी हो जाएगा। जो नेक्स्ट फीचर है वो डायमेंशनल प्रॉपर्टीज।
अब जैसे कि हम कोई भी डिवीजन बनाते हैं तो उसमें हाइट और विड्थ सेट करते हैं, उसका डिस्प्ले सेट करते हैं, इनलाइन होगा कि इनलाइन ब्लॉक होगा कि ब्लॉक होगा। तो ये अलग अलग जो हम यूनिट्स रहते हैं, जो हाइट और विड्थ होती है, वो हम अलग अलग यूनिट्स में सेट कर सकते हैं। जनरली लोग पीएक्स में सेट करते हैं, बट वो इतना ज़्यादा यूज़र इंट्यूटिव नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो पीएक्स मतलब पिक्सल्स। अब हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन रहते हैं, यहाँ भी जो भी डिवाइसेस होती हैं जिस पे हम वो वेबसाइट चला रहे होते हैं, उन हर वेबसाइट के स्क्रीन के अलग अलग पिक्सल डायमेंशंस होते हैं। तो हम इसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारी वेबसाइट को हम EMS का यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेजेस का यूज़ कर सकते हैं। ये जो रहता है डिज़ाइनर्स को ज़्यादा कंट्रोल देता है एलिमेंट डायमेंशंस के ऊपर। हमारा नेक्स्ट फीचर है मल्टी कॉलम लेआउट। मल्टी कॉलम लेआउट जो फीचर है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर है। जैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब भी हम देखेंगे कि एक कॉलम है जिसमें टेक्स्ट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो टेक्स्ट एक लाइन में ना आए जैसे वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। मैं चाहती हूँ कि वो टेक्स्ट 3 कॉलम्स में है, 2 कॉलम्स में है। तो मल्टी कॉलम लेआउट फीचर का यूज़ करके हम वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ सिंटैक्स लिखा है कॉलम्स 2, तो अगर मैंने किसी टेक्स्ट कोई डिव है जिसके अंदर टेक्स्ट है, उसके CSS में कॉलम्स 2 एंड कॉलम फिल बैलेंस डाल दिया है, तो उसके जो अंदर का टेक्स्ट होगा वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा एंड वो बैलेंस्ड रहेगा, वो एक जैसा दिखेगा। ये हम अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टी कॉलम लेआउट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम सेकेंड वाले पे करते हैं। सेकेंड वाले में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम डाल सकते हैं कॉलम 2 और कॉलम फिल बैलेंस और कॉलम रूल सॉलिड ब्लू। कंट्रोल S करते हैं। तो हमने जो देखा था, हमारा जो टेक्स्ट था सेकेंड कॉलम में, वो 2 कॉलम्स में बट गया है एंड हमने क्योंकि हमने कॉलम्स 2 लिखे, फिर हमारा जो डिवीजन है वो बैलेंस्ड हुआ है, इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स इधर उधर चले गए एंड कॉलम रूल प्रॉपर्टी से हमारी बीच का रूलर आ गया है जो दोनों कॉलम्स को डिवाइड कर रहा है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट फीचर है वो है ओपेसिटी। ओपेसिटी जो फीचर है वो सिर्फ वो ये डिटरमाइन करता है कि हमने जिस एलिमेंट पे ओपेसिटी लगाई है वो कितना फेडेड दिखना चाहिए। अगर हम ओपेसिटी 1 सेट करते हैं तो वो नॉर्मल जैसा दिखता है वैसा दिखेगा, जिससे मेरा ये मतलब है कि वो पूरा ओपेक दिखेगा। अगर हम ओपेसिटी 0 सेट करते तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा एंड ओपेसिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहती है। अब जैसे यहाँ पे इन सिंटेक्स मैंने ओपेसिटी 0.33 कर रखी है, तो मतलब डाल रखी है, तो जो इस एलिमेंट पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगी वो सिर्फ 33% दिखेगा। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है ओपेसिटी। ओपेसिटी से हमारा जो एलिमेंट है वो फेड होता है। तो जैसे ओपेसिटी मैंने कर दी 0.5, तो 50% फेड हो जाना चाहिए। ये देखिए। थैंक यू एवरीवन मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए एंड आई होप इससे आपको CSS के जितने भी फीचर्स मैंने बताए वो सब समझ आ गए होंगे और अब आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होंगे। थैंक यू।